नमस्कार साथियों। आज हम लोग पॉलिटी में समझेंगे कि पुनर्गठन आयोग क्या है, फजल अली आयोग क्या है, 7वां संविधान 1956 में इसमें क्या रिपोर्ट दिया गया। इस सब के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और हम कह सकते हैं कि आजाद हिंदुस्तान का जन्म भी कठिन परिस्थितियों में हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आज़ादी के लिए हमें बहुत पापड़ बेलना पड़ा। ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। ये आज़ादी के लिए कई वीरों ने अपना जान गंवाया। खैर वो इतिहास का टॉपिक से हम लोग इतिहास में बेहतरीन ढंग से उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग समझते हैं इधर पॉलिटी के। आज हम लोग पॉलिटी की कक्षा में तो पॉलिटी की सीमा रेखा तक ही रहेंगे। हम लोग इतिहास की बातों को थोड़ा सा चर्चा करते, यानी कि हम कह सकते हैं कि इतिहास को बिन समझे बगैर हम पॉलिटी को नहीं समझ सकते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को। अब देखिए, भारत जो है, आज जो आप भारत देख रहे हैं, सच में ऐसा भारत नहीं था। भारत की सीमा उस समय अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक लगता था। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक लगता था और ब्रिटिश ने 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान को अलग कर दिया। किससे? भारत से अलग कर दिया। क्यों अलग किया? क्योंकि भारत अफगानिस्तान से दिलचस्प नहीं रखते थे ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान पहाड़ी और पठारी इलाका है। तो जो सीमा रेखा, जो अफगानिस्तान का जो सीमा रेखा खींचा था, वो डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। उस समय जो अभी जो आप देख रहे हैं सीमा, डूरंड रेखा जो खींचा गया, डूरंड जो सीमा रेखा है, अभी आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। क्यों? क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी तो क्या किसका हिस्सा था? भारत का ही नहीं हिस्सा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भारत को आजादी मिली तब पाकिस्तान अपना छठियारा मना रहा था, यानी कि पैदा हुआ था पाकिस्तान। समझ पा रहे मेरी बात को? तो और 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान भारत से आजाद, अफगानिस्तान को अलग कर दिया। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 के तहत, यानी कि 1935 में म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था, म्यांमार को अलग कर दिया। समझ पा रहे? 1947 में हमारा नल्ला पाकिस्तान ही अलग हो गया। समझ पा रहे? अब समझिए इस बात को। देखिए, भारत पर किसका कब्जा था? ब्रिटिश का कब्जा था। इंडिया कहा जाता था। और इस ब्रिटिश इंडिया जब भारत से जब छोड़कर अंग्रेज जा रहे थे ना, जब भारत से छोड़कर जा रहे थे, तो उसमें दो प्रांत था भारत में। भारत को दो क्षेत्र था। पहला, एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाला राज्य, मतलब वैसा क्षेत्र जहां ब्रिटिश शासन करते थे, एकदम सीधे तौर पर शासन करते थे। और दूसरा वैसा राज्य था जहां ब्रिटिश के चाटुकारिता, जिसे राजा या जिम्मेदार कहा जाता था, वो शासन करते थे। उसे राजवाड़ा कहा गया, रियासत या राजवाड़ा कहा गया। जहां राजा शासन करते थे उसे राजवाड़ा कहा गया। और जहां ब्रिटिश प्रभुत्व वाले देश, मतलब ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो क्षेत्र थे, वहां ब्रिटिश अपना शासन करते थे। अब ये क्षेत्र किसको दे रहे थे? ये क्षेत्र जो है मतलब भारत को समर्पित करके भारत को देकर जा रहे थे। उसमें भारत के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमारे गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर पटेल साहब थे। समझ पा रहे? पटेल साहब थे। भारत जो है उस समय 565 भाग में विभाजित था। 565 भाग में विभाजित था। 565 भाग मतलब क्या होता है कि भारत जो है, अभी जो 28 भाग आप देख रहे हैं, यानी कि भारत में 28 राज्य है अभी। उस समय आजादी के बाद जस्ट 1947-48 में भारत ऐसा नहीं था यार। भारत 565 भागों में विभाजित था। अब जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे तो हम अभी आपको बताएं कि दो क्षेत्र थे भारत में। एक पहला ब्रिटिश वाले राज्य, और दूसरा यानी कि ब्रिटिश जिस पर कब्जा किए थे उसे ब्रिटिश प्रभुत्व वाला राज्य कहा जाता था। और दूसरा था देसीवाड़ी, जहां देसी रियासत या राजवाड़ा, जहां अभी जमींदार या नहीं तो राजा शासन करते थे, उसे देसी राजवाड़ा कहा गया या देसी रियासत कहा गया। मेरी बात को समझ पा रहे? 565 भाग में अब देखिए, इधर समझिए, देसी राजवाड़े। अब इधर तो पूरे मतलब ये जो जितने भी भाग थे सब समर्पित कर गए थे,
समर्पित कर गए थे किसको? भारत को छोड़ कर गए थे, मतलब भारत को देकर गए कि लो अब तुम करो, अब हम लोग चलते हैं। कौन? ब्रिटिश। 565 भाग ऐसे थे जो मतलब जहां राजाओं का शासन था, जहां देसी मतलब जिम्मेदार लोग शासन करते थे। अब इनको साफ साफ कहा गया, इन राजवाड़ों को कहा गया, कौन? ब्रिटिश कहे, बोले कि तुमको जहां रहने का मन है वहां रहो, अगर तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो पाकिस्तान चले जाओ, अगर भारत में रहना चाहते हो तो भारत में रहो, या नहीं तो स्वतंत्र रहना चाहता है तो स्वतंत्र रहो, तुम अलग देश जैसा रहो। ब्रिटिश ये कहकर चले गए। टोटल कितना राज था इस तरह का? देसी मतलब देसी राजवाड़े कितने थे? 565 थे। 565 565 में 13 ऐसे राजवाड़े थे, 565 में 13 ऐसे राजवाड़े थे जिन्होंने पाकिस्तान में विलय कर गया। वो पाकिस्तान में चले गए कि नहीं हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, चले जाओ भैया कोई बात नहीं। अब बचा कितना? 552। 565 में अगर 13 को घटाएंगे तो कितना बचा? 552। 552 में 500, अब हम लोग जब भी चर्चा करेंगे तो 552, चूंकि 552 कहां है? भारत में है। 552 है भारत में। अब 552 जो रियासत है भारत में, यानी कि 552 जो राजवाड़े हैं वो भारत में है। अब इनका जो राजवाड़े को मिलाने का जो काम दिया था, वो कह सकते हैं कि लोह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक आईसीएस ऑफिसर बीपी मेनन साहब को दिया था, जो सचिव भी थे। ये दो आदमी को काम दिया था कि तो आप जो है इन राजवाड़े को मिलाइए किसी तरह से। कल के ठीक है, हमारे पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो क्या बताएं, इनका जो पहचान जो है हर बच्चा को जानना चाहिए इनके बारे में। ऐसे ही लोह पुरुष नहीं कहा गया, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है इसे, समझ रहे? ये बड़ी प्रसिद्ध वकील भी थे पटेल साहब। अब देखिए इधर क्या हुआ, 552 बचा। 552 में 548 ऐसे राजवाड़े थे जो आसानी से विलय कर लिए। 548 ऐसे राजवाड़े थे जो आसानी से विलय कर लिए, और 4 ऐसे राजवाड़े थे बड़ा नौटंकी किया। समझ रहे? 548 में इसमें भी कुछ ऐसे राजवाड़े थे जो विलय में नौटंकी किए, तो फिर उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इसको बड़ा अच्छी ढंग से समझा बुझा कर किसी तरह से इसको मिला लिया भारत में। और ये बहुत आसान काम नहीं था, उस समय की बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। समझ पा रहे मेरी बात को? फीलिंग कीजिए, इतिहास को फीलिंग करने की चीज है। अभी हम पढ़ते हैं लेकिन उस समय जाकर फीलिंग कीजिए अपने मन को। 540 मतलब अभी हम 2021-22 में है, उसको पीछे मन को अपने पीछे ढकेल दीजिए, 1947 की तरफ ले जाइए और उस चीज को फीलिंग कीजिए वहां। समझ पा रहे मेरी बात को? अब देखिए बचा 548 में 4 ऐसा कौन राज्य था जो नौटंकी कर रहा था। अगर हम पहला राज्य देखें तो पहला था जूनागढ़, जो आज गुजरात का जो क्षेत्र है ना, गुजरात का जो नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे जूनागढ़ के नाम से जाना जाता। आप मैप पर देख पा रहे हैं, जूनागढ़ था। और जूनागढ़ के बाद फिर अब दूसरा जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर था, तीसरा हैदराबाद था, और चौथा जो क्षेत्र था वो मणिपुर था। समझ पा रहे? मणिपुर था। समझ पा रहे? तो अब देखिए इनका विलय कैसे किया। ये 4 राज्य ऐसा थे नौटंकी बहुत ज्यादा कर रहे थे। अब इनका विलय जो है एक बहुत मतलब थोड़ा इसके पीछे मतलब इतिहास है मणिपुर का। इसमें मणिपुर का विलय कैसे हुआ, हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ, यानी कि सबके पीछे एक मतलब कहानी, रहस्य छिपा हुआ है। तो इस रहस्य को हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा मतलब रेफरेंस डालकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें आज पॉलिटी पढ़ना है। हम इतिहास के चीजों को पॉलिटी में नहीं घुसा सकते, ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन पढ़ना चाहिए इसे। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मणिपुर का विलय कैसे हुआ, हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, फिर जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ, और जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का विलय किया। और जूनागढ़ का विलय मतलब जूनागढ़ क्या था, थोड़ा सा हम इसके इतिहास को बताते हैं। जूनागढ़ में क्या था, जूनागढ़ का राजा था जमावत खान। राजा यहाँ का जो राजा जो था वो मुस्लिम था, और यहाँ की जो प्रजा थी वो हिंदू थी। समझ पा रहे मेरी बात को? यहाँ की प्रजा वो क्या थी, हिंदू थी।
जमावत खान जो है पाकिस्तान में मिलना चाहता था, और जब पाकिस्तान में मिलना चाहता था, पाकिस्तान के विलय पत्र पर भी साइन भी कर दिया था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ के राजा ने क्या किया, पटेल साहब जब देखे कि अच्छा ये बात है, तो पटेल साहब गए वहां चुनाव करवाए। और जब चुनाव करवाए तो 99% आदमी ऐसा था जिन्होंने भारत के पक्ष में वोट डाला। भारत के पक्ष में वोट डाला, यानी कि जनमत संग्रह हुआ। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ भारत में विलय हो गया। इसके बाद जून 1948 में मणिपुर का भी विलय हो गया। जून 1948 में मणिपुर एक पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। मणिपुर का राजा बोधचंद्र सिंह थे, महाराजा बोधचंद्र सिंह थे। कैसे विलय हुआ इसका भी इंटरेस्टिंग घटना था, लेकिन कहीं कहीं इसके एनसीईआरटी के बुक में दिया है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा उतना डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद 13 सितंबर 1948 को 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय हुआ। अब देखिए इनके बारे में क्या घटना है। हैदराबाद का जो शासक था वो निजाम थे। हैदराबाद के जो शासक वो निजाम थे। निजाम क्या था, हैदराबाद आप देख पा रहे हैं, हैदराबाद का जो क्षेत्र था ना, उस समय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो अभी देख रहे हैं तमिलनाडु का जो ऊपरी क्षेत्र, उसमें बहुत हैदराबाद का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, बहुत बड़ा। उसमें वहां का राजा निजाम थे। और निजाम क्या करते थे, वो कहते थे कि हम पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं। इतना मतलब पता नहीं उसको दिमाग था कि नहीं था। इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर पाकिस्तान में विलय करना चाहोगे तो पाकिस्तान जाओगे किधर से जाओगे भाई, दिखा दो जाकर। इधर से जाओगे, समुद्री मार्ग से जाओगे तो इधर भारत अपना समुद्र यूज नहीं करने देगा, उधर जो है स्पेस यूज नहीं करने, हवाई जहाज से जाओगे तो उधर यूज नहीं करने, जाओगे कैसे। इतना मतलब कॉमन सेंस, मतलब क्या दिमाग था पता नहीं चलता है उसका, मतलब कोई दिमाग ही नहीं था उसका, कॉमन सेंस नहीं था उसका। तो अंत में पटेल साहब ने वहां पुलिस की वर्दी में अपने सेना को भेजा और ऑपरेशन पोलो के तहत 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय कर दिया। समझ पा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए इधर जम्मू कश्मीर का बात हुआ। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह जो है, पटेल साहब उसको बोल रहे थे, राजा हरि सिंह चाह रहे थे कि हम जो है स्वतंत्र राज्य बने। रह स्वतंत्र राज्य का मांग, उसका डिमांड था कि हम स्वतंत्र राज्य बनेंगे। अरे बन ना भाई, बन। वो राजा हरि सिंह के मन में एकदम हम स्वतंत्र रहेंगे यार, शानो शौकत से जीता था भैया वो राजा हरि सिंह। अब राजा हरि सिंह क्या हुआ, तब पाकिस्तान और इधर पाकिस्तानियों के मन में एनी टाइम कश्मीर आता था। कश्मीर वादियों, मतलब सोता था सपना में भी कश्मीर आता था। अब वो चाहता था कि कश्मीर को हड़प ले। तभी हमारे जो जिन्ना साहब थे, उन्होंने अपने सेनापति आयूब खान था या गयूब खान ने, आयूब खान इसी तरह था, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कई आतंकवाद को घुसा दिया जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में भेड़ियों की तरह महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किया, भेड़ियों की तरह। इतना दुर्दंत काम किया जो इतिहास में क्या बताएं उसको। पाकिस्तान ऐसा भी कर सकता है क्या? मतलब भेड़ियों की तरह महिलाओं के साथ इन्होंने, बारामूला के पास वो घटना हम बताएंगे जम्मू कश्मीर का, जब डिटेल वीडियो देखें तो उसमें जम्मू कश्मीर में सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि 370 कैसे आया, उसके बारे में हम लोग सेपरेट चर्चा करेंगे। तो अंत में राजा हरि सिंह जब ये जान गए कि आतंकवादी घुसा रहा था, वो राजा हरि सिंह के जो सेनापति थे राजेंद्र सिंह, उसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। और राजेंद्र सिंह के मन में ये था कि जो राजा के जो अधिकतर सेनापति थे वो मुस्लिम थे, और मुस्लिम को लालच देकर पाकिस्तान ने अपने तरफ मिला लिया। मुस्लिम सेना को लालच देकर, अब देखिए राजा हरि सिंह का सेना किस में मिल गया, पाकिस्तान की तरफ, मतलब विरोधी सेना का समर्थन हो गया। और इस कारण तब 20 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। और हस्ताक्षर करने के बाद फिर अपने इंडियन आर्मी, पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इंडियन आर्मी को भेजा और वहां से आतंकवादियों को खदेड़ा। और जब खदेड़ा तो आज वो जो देख रहे हैं ना पीओके का क्षेत्र, वो जो LOC देख रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहीं तक रहा।
फिर श्रीनगर से मतलब जितने भी आतंकवादी को खाली करवाकर और वहीं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींचा गया, वो क्षेत्र जो है जो पाकिस्तान द्वारा जो हथियाया गया क्षेत्र है उसे पीओके के नाम से जाना गया, और इधर तो जम्मू कश्मीर बन ही गया। फिर बाद में जो 2019 में जो लद्दाख बना, फिर जम्मू कश्मीर बना, कैसे तोड़ा उसके बारे में हम लोग अगला चर्चा करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 26 फरवरी 1948 को जूनागढ़ मिला, और जून 1948 में मणिपुर मिला, और 23 सितंबर 1948 को हैदराबाद मिला। अंत में 26 अक्टूबर 1947 को जो है, यानी कि 26 पहले तो हम कह सकते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था। एक्सिस मतलब विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किया राजा हरि सिंह ने किया था। यानी कि अब देखिए ये 4 राज्य जो है, ये 4 राज्य पूरी तरह मिल गया, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो है मुद्दा, जम्मू कश्मीर का मुद्दा अभी तक भी खत्म नहीं हुआ। इधर 3 राज्य आराम से खत्म हो गया था, मणिपुर का तो कभी उसका बात ही नहीं उठता है। इधर 2 राज्य ऐसा था, जूनागढ़ हैदराबाद का सारा मामला निपट गया, लेकिन जम्मू कश्मीर का अभी भी मामला है। ये कैसे मामला आगे आया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। इसका सेपरेट वीडियो देंगे, क्योंकि हम लोग अभी पॉलिटी न पढ़ रहे हैं भैया, तो उन बातों को, पॉलिटी की बातों को पॉलिटी में ही रखेंगे और हिस्ट्री की बातों को हिस्ट्री में ही रखेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए इधर 552 जो क्षेत्र था उनका एकीकरण करके भारत, एकीकरण क्या, भारत का एकीकरण कर दिया, सब विलय हो गया। अब थोड़ा सा अगर अपवाद देखिए तो इधर जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारा सबका विलय हो गया, भारत का एकीकरण होगा। अब भारत, इतने बड़े भारत को चलाने के लिए तो एक मतलब प्रशासन को, तो प्रशासन के तौर पर उसको बांटना जरूरी था, समझ रहे, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसको बांटना जरूरी था। तो इसको बांटने मतलब ऐसे करने के लिए, मतलब इसको चलाने, शासन व्यवस्था को अच्छी ढंग से चलाने के लिए 4 भागों में बांटा गया। समूह क, समूह ख, समूह ग, समूह घ, 4 भाग में बांटा। समूह क में 9 राज्य थे, समूह ख में भी 9 राज्य थे, समूह ग में 10 राज्य थे, और समूह घ में 1 राज्य थे। अब देखिए समूह क में कौन सा राज्य को रखा गया। समूह क में उस राज्य को रखा गया जिस राज्य पर ब्रिटिश शासन था। समूह क में उस राज्य को रखा गया। समूह ख में उस राज्य को रखा गया जिस राज्य में राजवाड़ा था, देसी रियासतों का शासन था, यानी कि राजाओं का शासन था या जमींदारों का शासन था। समझ पा रहे हैं। समूह ग में उस राज्य को रखा गया, उस राज्य को रखा गया जिसके अगल बगल, मतलब एक खास क्षेत्र पर ब्रिटिश का शासन होता था और उसके अगल बगल जो है वो राज्य होता था। जैसे देखिए अजमेर पर ब्रिटिश का शासन था, उसके जो अगल बगल जो था, अगल बगल जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश समूह ख में रखा गया, समूह ख में रखा गया। और ग में केवल अंडमान निकोबार को रखा गया, यानी कि अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। समझ पा रहे। अब देखिए इन्हीं चारों को, इन 4 समूहों को खत्म कर एक आयोग का गठन किया। जून 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया, और इस आयोग को जिम्मेवारी दिया कि किस आधार पर प्रांतों का गठन करें जो ठीक होगा। तो इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट सौंपा और कहा कि प्रशासनिक के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए। अब तिर विरोध होने लगा। जो उसमें दक्षिण भारत के लोग थे उन लोग मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हो। मद्रास का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र था। मद्रास में उस समय, मद्रास का जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था वो तेलुगु भाषी क्षेत्र था। वो लोग जो है, मतलब वो लोग एक अलग भाषा का मांग कर रहे थे, वो एक अलग भाषा के आधार पर प्रांत का मांग कर रहे थे। समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए एसके धर आयोग ने रिपोर्ट दिया कब, दिसंबर 1948 में। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किसका गठन होना चाहिए, राज्यों का गठन होना चाहिए। अब तिर विरोध होने लगा। जब तिर विरोध होने लगा, इसी आनन फानन में दिसंबर 1948 में ही जेवीपी समिति का गठन हुआ। जेवीपी मतलब इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब हुआ पट्टाभी सीतारमैया। समझ पा रहे हैं। अब उन्हें जेवीपी समिति दिसंबर 1948 में बना। इन्होंने 1953 में रिपोर्ट दिया, और इन्होंने 1953 में रिपोर्ट दिया और कहा कि नहीं, ये जो है भाषाओं के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं, ये अव्यवहारिक है, यानी कि व्यवहारिक नहीं है। उसी में से एक गांधीवादी नेता थे जिसका नाम था पेट्टू श्रीरामुलु।
उन्होंने क्या किया, हड़ताल कर दिया। और जब हड़ताल कर दिया तो 56वें दिन में उसके भूख हड़ताल किया, और जब 56वें दिन में भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब ये आंदोलन में बड़ा तीव्र हो गया, और जब तीव्र हो गया, इधर नेहरू, अब पटेल साहब जो है बड़ा सोच में आ गए कि अभी अभी जो है हम लोग आज़ाद ही हुए हैं, और अगर इसी तरह होता गया फिर अराजकता फैला तो बेकार हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। तो तभी जो है नेहरू ने दबाव में आकर 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया, और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी, कुर्नूल। इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की राजधानी को कहाँ बनाया? कुर्नूल बनाया गया। और 1956 में आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को बनाया। अब फिर देखिए आंध्र प्रदेश को कई भाग में तोड़ा, मद्रास कई भाग में टूट गया आगे चलकर। समझ में आया? अब देखिए, कहता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदलता है। समझ पा रहे? दूसरे कहता है कि नाई को देखकर नाखून बढ़ता है। तो उसी तरह अब दूसरा देश भी मतलब दूसरा राज्य भी देखने लगा कि अरे एकरा बनाए दिल को एकरा भाषा, चलिए हम भी मांग करेंगे, हमको भी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य दो, अलग राज्य का दर्जा दो। तभी एक आनंद फान में 1953 में फजल अली आयोग, यानी कि अगर उसका नाम फजल अली एक जज साहब थे, एक वकील थे, उनका पूरा नाम अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो देखिए, हम लोग फजल अली आयोग के नाम से जाने जाते हैं। इसी के अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग में तीन सदस्य थे। पहला था फजल अली आयोग जो अध्यक्ष थे इस आयोग के, दूसरा था हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरा था KM फन्नीकार। ये 3 आदमी थे। पहला फजल अली, इसके बाद दूसरा हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरा KM फन्नीकार थे। समझ पा रहे? उन्होंने 1955 में रिपोर्ट सौंपा और कहा कि भाषाई के आधार पर प्रांतों का गठन होना उचित है, लेकिन एक राज्य और एक भाषा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी राज्य में एक भाषा नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बिहार जो है केवल भोजपुरियों वालों के है, भोजपुरी जो बोलता है वही बिहारी, उसमें अनेक भाषा बोल सकते हैं। ये मतलब इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ भोजपुरी वाले के लिए भोजपुर जिला है या बिहार है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बंगालियों के लिए केवल बंगाल है, पंजाबियों के लिए केवल पंजाब है, ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज को नकार दिया। अब देखिए 1953 में कौन सा आयोग बना? फजल अली आयोग बना। अब इनका रिपोर्ट काहे माने भैया? ये कोई तो आदमी, ये तो कोई सरकारी आदमी तो। 7वां संविधान 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 1956 में किया, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के नाम से जाना जाता है। इस 7वां संविधान 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें सारी बात को मान लिया गया। किसके? फजल अली आयोग में जितनी सारी बातें कहा गया उसमें माना गया। समझ पा रहे? यानी कि 1 अक्टूबर 1953 में क्या बना? 1 अक्टूबर 1953 को आपका बना आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश की उस समय राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल। 1956 में उसकी राजधानी चेंज होकर हैदराबाद बना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी कि 1 अक्टूबर 1953 में पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना। इसके बाद कई राज्य 1953 में फिर बना, 1960 में बना। 1960 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात बन गया। मराठियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात बना। 1961 में दादर नगर हवेली बना। 1966 में पेप्सू बना। पेप्सू मतलब पंजाब को ही पुराना नाम क्या है? पेप्सू है। पटियाला ऑफ ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसका फुल फॉर्म क्या था? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसे पेप्सू के नाम से जाना जाता है। पंजाब को कई भागों में बांटा, जैसे हिमालय क्षेत्र, पंजाब का जो हिमालय क्षेत्र था वो हिमाचल प्रदेश बन गया। और जिस क्षेत्र में पंजाब के उस इलाके में जहां हिंदी बोला जाता था उसको हरियाणा बोल दिया, हरियाणा बना दिया। और जहां पंजाबियों के लिए पंजाब बना दिया, जिस भाग में पंजाबी भाषा बोला जाता उसके लिए पंजाब बना दिया। और उसी क्षेत्र में जो कॉमन था, मतलब
जहाँ दोनों कई कॉमन क्षेत्र था, जैसे चंडीगढ़ का क्षेत्र जो था वहाँ क्या वो कॉमन था, हरियाणा और पंजाब का दोनों कॉमन क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र को यूटी बना दिया, यानी कि उस क्षेत्र को चंडीगढ़ बना दिया, यानी कि वो उसको यूनियन टेरेटरी के केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रख दिया। तो ये था हम लोगों ने समझा कि आखिर कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ, तो हम लोगों ने इसको विस्तार से अब देखिए ये जो गुजरात का क्षेत्र है, दादर एवं नगर हवेली और इधर दमन दीव, दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया 2019 में मोदी सरकार में। जब मोदी सरकार थी, मतलब 2014 में जब मोदी सरकार आई तो 2019 में बना दिया गया इसको केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मिलाकर। तो पहले 9 था, इसके बाद 7 हुआ, फिर 8 हुआ, तो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये था आपका, आज हम लोग समझें राज्यों का पुनर्गठन आयोग और फजल अली आयोग के बारे में भी समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद।